एडिक्शन के पीछे किसी के कैरेक्टर का फॉल्ट नहीं है। जी। एडिक्शन के पीछे किरदार की ख़राबी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई नशा करता है हुँ, और वो जितने भी नशे हैं वो तकरीबन तमाम ही लोगों के इनहिबिशंस को लो कर देते हैं। अगर कोई एडिक्शन का शिकार है या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस का शिकार है, वो खुद ईज़ में नहीं होगा, वो खुद भी पेन में होगा और बहुत सारे तरीके अपना चुका होगा चेंज लेकर आने के लिए, हुँ, बट दे डोंट वर्क बिकॉज दे नॉट हेल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कोई एडिक्शन की तरफ क्यों जाता है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि कोई ना कोई ओरिजिनल पेन हो। नशे के मरीज़ के इलाज के लिए एक्चुअली उसकी कोई मर्ज़ी की ख़ास ज़रूरत नहीं। हुँ, उसकी मर्ज़ी शामिल होगी तो वो एक प्लस पॉइंट है और वो एक जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, वो एक बेहतर चीज़ है। उससे उसका इलाज में तेज़ी से बेहतरी आएगी, वो जल्दी से सही रास्ते की तरफ आएगा। लेकिन अगर मरीज़ की मर्ज़ी नहीं, जो कि 90% मरीज़ों की नहीं होती मर्ज़ी, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो फिगर आउट कर सकें उनके लिए बेहतर क्या है क्या जी, नहीं है। अगर हमें ये लगता है ना कि कोई भी एडिक्शन में है तो वो नशा करके भी उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, तो एक लेवल के बाद मज़ा भी नहीं आ रहा होता हुँ, एंड जस्ट टू फील नॉर्मल अगेन उसको वो करना पड़ता है। हुँ, उससे पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक टॉलरेंस भी बिल्ड हो जाती है आपकी, हुँ, कि आपको सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अमाउंट कंज्यूम करनी पड़ती है। तो हुँ। यही काफ़ी सारी इसकी और भी बाकी सिम्टमोलॉजी है जो कि हमें बताती है कि इट्स अ डिजीज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विलिंग वेज लाइव फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। प्रोग्राम है यू आस्क फॉर इट। ये प्रोग्राम जो है वो आप बिला नागा बिला तातुल डेली देखते हैं 7 से लेकर 9 बजे तक। 2 दिन लाहौर से, 2 दिन इस्लामाबाद से, 2 दिन कराची से और जो इतवार का रोज़ है वो डॉक्टर्स इंक्लेव लाहौर से आप ये प्रोग्राम बिल्कुल बराह रास्त देखते हैं। प्रोग्राम में एडिक्शन की बीमारी के बारे में बात होती है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे से बात होती है, सोशल जो कुछ मसाइल हैं उनके वाले से बात होती है। आपके ख़तूत भी आते हैं, आपके पैगामात आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कभी वॉइस की सूरत में, कभी वीडियो की सूरत में, कभी कमेंट्स में आप सवाल पूछते हैं तो कभी इनबॉक्स करते हैं और फिर हम ढूंढते हैं उनके जवाबात। उसमें हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। आज मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरीम सईद। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज की टीम का हिस्सा हैं। मिस मरीम, एक तो आपको खुश आमदीद। थैंक यू। प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी। एडिक्शन, हाँ जी। ये जो नशे का मर्ज़ है, बिल्कुल। जो नशे का मरीज़ होता है उसके बारे में पहले तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये मर्ज़ ही है या कोई और मसला है, जी। क्योंकि मुआशरे में बाकायदा तौर पे ये रुझान मौजूद है कि ये शायद कोई किरदार की ख़राबी है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये किरदार के ख़राब लोगों का कोई मसला है, कोई बीमारी है क्या? अच्छा, जो एडिक्शन की हम डिज़ीज़ की बात करते हैं ना, सो वी हुँ, से दैट इट्स अ डिज़ीज़, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। ये किरदार की ख़राबी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी इंसान अगर नशे का इस्तेमाल करता है तो वो एक ख़राब इंसान है या वो एक अच्छा इंसान नहीं है हुँ, या उसके किरदार में कोई ख़राबी है। हुँ, एडिक्शन जो है इट्स अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एरर होता है। अगर हुँ, हम स्पेसिफिकली केमिकल एडिक्शन की बात करें, कि जब कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपका लिवर जो है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, विच इज़ वाई वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं और वो फिर आपके सिस्टम में रह जाते हैं और आप अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। हुँ, हुँ, राइट। इसी तरह अगर नॉन केमिकल एडिक्शन की हम बात करते हैं, हुँ, ठीक है, जिसमें कोई भी केमिकल या ड्रग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, कुड बी अ बिहेवियर और अ थॉट और एनीथिंग, ठीक है, उसके अंदर जो है आपका ब्रेन का एक स्पेसिफिक जो एरिया है जिसको हम रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है
और डोपामीन के लेवल्स जो हैं उसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, ठीक, जो कि प्लेजर के साथ रिलेटेड है। तो जब हम पूरा इसको स्टडी करते हैं कि इसकी जो बेसिस हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर हैं, यानी कि आपकी बायोलॉजी के अंदर हैं, और फिर अगर बायोलॉजिकली आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है तो साथ ही साथ फिर डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। यानी नशा करने वाले अम, जितने भी लोग हैं जी सारे जो हैं वो इसके मरीज़ नहीं बनते। लेट्स जी सपोज कोई इंसान जो है पहली दफ़ा जब अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो अगर नॉर्मल लेवल हम बनाएं कि कोई इंसान इस लेवल के ऊपर रहता है जी नॉर्मली, तो वो जब पहली दफ़ा अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो वो उससे कुछ ऊपर जाता है, कुछ मज़ा उठाता है, जी और मज़ा जब उतरता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट के ऊपर आ जाता है। जी और 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब उसका दोबारा दिल करता है कि यार वही मज़ा मैं हासिल करूँ, या तो वो दोबारा कुछ मज़ा लेता है, फिर वापस नॉर्मल आ जाता है। या लेकिन जिन लोगों में नशे की बीमारी होती है, जी तो वो फिर वापस नॉर्मल आने की बजाय कुछ नॉर्मल से नीचे चले जाते नीचे हैं, चले जाते हैं। जिसमें एजिटेशन होती है, जिसमें डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन है, हम्म, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सीक्वेंस ये बनता है कि वो जो मज़ा था वो कम होने लगता है। या यानी जब भी नशे का इस्तेमाल किया तो मज़ा कुछ कम, या और जब वो नॉर्मल स्टेट में आया तो नॉर्मल में नहीं आया बल्कि मज़ीद कुछ नीचे। नीचे चला गया। और फिर एक लेवल ऐसा आता है कि जिसमें कोई इंसान यहाँ से लेके सिर्फ अपने आप को नॉर्मल करने के नॉर्मल लिए नशे करने का के लिए। इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है वो यूज़र है तो कुछ मज़ा लेने के लिए नशा Yeah. करता है, और एडिक्ट है तो वो अपनी बदमज़गी को कम करने के लिए नशा करता है। एग्जैक्टली और अगर कोई यूज़र होगा तो देयर इज आई विल एक्सप्लेन दिस कि एक यूज़र में और एक अब्यूज़र में और एक एडिक्ट में जो है वो एक डिफरेंस होता है। अब अगर कोई यूज़र है वो ओकेजनली जो है वो ड्रग का इस्तेमाल करेगा और उसकी लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी नहीं आएगी, यानी कि उसको पता होगा कि अच्छा मैंने एक ड्रिंक पीनी है या 2 ड्रिंक्स पीनी है, उसको अपनी लिमिटेशंस का पता होगा, और उसको पता है कि जी मैंने सुबह काम पे जाना है, मैंने बाकी सारी चीज़ें करनी है, जी। तो वो उस बाउंड्री का ख्याल रखते हुए इंजॉय भी करेगा, नशे का इस्तेमाल भी करेगा, और उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एरर भी नहीं होगा, राइट। सो उसकी वजह से वो फंक्शनल रहेगा अपनी रूटीन के अंदर। अब अब्यूज़र है तो उसको अपनी लिमिटेशंस का नहीं पता, ठीक है, वो पीता जाएगा या वो ड्रग का इस्तेमाल करता जाएगा अनटिल और अनलेस वो पास आउट नहीं हो जाता। अब जब एडिक्ट है तो उसके अंदर हम लॉस ऑफ कंट्रोल भी देखते हैं कि उसके बगैर, नशे के बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं हो रहा, राइट। और जब भी वो नशा करता है तो डिसफंक्शनैलिटी आती है, मूड मिजाज मज़ीद ख़राब होता है, जैसे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, काम आपके में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। सो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं हर जगह पे। जैसे जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि लोग चर्च का इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरे नशे का इस्तेमाल करते हैं, वो जब तक यूज़र रहते हैं, Yeah. यानी जब तक एडिक्शन की बीमारी उनमें जन्म नहीं ली, तो तब तक हर यूज़र जो है वो अपने बेस्ट पोटेंशियल से कुछ नीचे आ जाता है। Yeah, यानी definitely. जिस इंसान का पोटेंशियल ये है कि वो 1 लाख माहाना कमा सकता है, वो 60-70,000 इतने पे आ जाता ड्रॉप है। आ जाएगा उसमें। वो जो ए ग्रेड ले सकता है वो बी प्लस, बी माइनस इसके करीब आ जाएगा। Yeah. लेकिन ये बड़े अच्छे एडजस्टेड नज़र आते हैं लोग, Yeah. क्योंकि बी प्लस लेने पे भी गुजारा चलता है, Yeah. या 60-70 हज़ार कमाने पे भी गुजारा चलता है। बेशुमार लोग जो हैं वो किसी नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ कुछ अपना काम काज दरमियाना सा Yeah. चीज़ें चल रही होती हैं, मैनेज्ड काम चल रहा मैनेज्ड होता है। होता है। Yeah. लेकिन जो एडिक्ट होता है वो सामने नज़र आ जाता है, 4 लोग उंगलियां उठाते हैं, जिसके जो ए ग्रेड लेने वाला होता है वो एफ़ की तरफ का सफ़र शुरू कर देता या है, एग्जाम्स ही नहीं दे रहा, या क्लासेस मिस एग्ज़ाम्स ही नहीं कर दे रहा रहा। है। वो जो कि 1 लाख कमा सकता है वो कर्ज़ ले रहा है, Yeah. वो नौकरी नहीं कर पा रहा, Exactly. वो अपना बिज़नेस नहीं संभाल रहा, वो बिज़नेस पे जब जाता है तो वहाँ पे वो नुकसानात उठाता है, उसके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। Yeah. तो जहाँ पे उंगलियाँ उठ जाएँ, Yeah. जहाँ पे 4 लोग कह सकें कि एथे को रोला है, और ये हाँ। हर साइकेट्रिक इलनेस में या हर किसी दूसरी बीमारी में नॉट जस्ट विद एडिक्शन, यू आर राइट अबाउट आप दैट। देखें कि मैं और आप, हम दोनों हाथ धोते हैं, या ठीक है। जी। लोग जो हैं वो खाने से पहले हाथ धोते हैं, ठीक है। या लेकिन अगर कोई इंसान 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट हाथ धोए, 2-2 घंटे नहाए, या अगर किसी इंसान के बारे में 4 लोग ये कहें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या सारे लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद होती है कि हम स्टेज पे जाएं तो कोई हमें थोड़ा बहुत उस पर एंजाइटी हो सकती है। एंग्जाइटी हो सकती है। एक फ़ियर होता है कि यार अच्छा क्या मैं अच्छा बोलूँगा या नहीं Yeah. बोलूँगा। सब में ये होता है कि एग्ज़ाम से पहले किसी इंसान को एंग्जाइटी होती है, Yeah. हेल्दी है। उस वो एक इंसान को जो है
वो हेल्प करती है। जी। एंग्जाइटी में मसला नहीं है, हाथ धोने में मसला नहीं है, किसी ऐसी चीज़ में मसला नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल के ऊपर किसी इंसान को बेहतर करती हैं, फंक्शनल भी बनाती हैं फंक्शनल भी बनाती हैं, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आती हैं। या लेकिन जहाँ पे एंग्जाइटी इस दर्जे पे हो कि एक इंसान हर चीज़ के बारे में 2 साल बाद के बारे में, 6 महीने बाद के बारे में, या बहुत एक्सेसिव टेंशन लेने लग जाए, एक्सेसिव फियरफुल हो जाए, या रियलिटी से फिर उसमें ये हो कि जितना होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा एग्जैजरेटेड, ये मसला है। एग्जैक्टली। हाथ धोते रहना मसला है, हाथ धोना मसला नहीं है। हाँ, तो डेफिनेटली। तो ये जो डिसफंक्शनलिटी है, ये जो डिसऑर्डर हो जाना है, जैसे वो जज नहीं कहते कोर्ट रूम के अंदर ऑर्डर 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 ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब ये होता है सीधे हो जाओ, हाँ। आप सारे अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं, तरतीब में आ जाएं, लाइन बना लो, बस अब मेरी सुने। जी। तो ऑर्डर का मतलब तो ये है कि चीज़ें तरतीब में रहें, या डिसऑर्डर का मतलब ये है कि चीज़ें तरतीब से हट जाएं, बेतरतीबी में चले गए। बेतरतीबी में चले जाएं, डिसफंक्शनैलिटी आ जाए, कोई Yeah. इंसान जो है उसके ताल्लुकात ख़राब होने लगे, उसकी रूटीन ख़राब होने लगे, उसकी सेहत ख़राब होने लगे, उसकी फाइनेंशियल जो सलाहियतें हैं, जो चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, वो ख़राब होने लगे। तो ये इसका मतलब है कि ये कुछ गड़बड़ है, बीमारी की तरह लगता है ये, हाँ, शक्ल उसकी बीमारी ये वाली बीमारी है, ये डिसईज़ है। या ये जो हमने सीखा कि अल्फाज को बाकायदा तौर के ऊपर समझने की ज़रूरत होती है, जोड़ तोड़ करके। जोड़ तोड़ करके, कि डिज़ीज़ जो है वो हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि अच्छा जी डिज़ीज़ क्या चीज़ है, या डिज़ीज़ जो है वो कोई बीमारी होती है। डिज़ीज़ का मतलब डिसईज़ है, जी। यानी कोई इंसान जो है उसमें आसानी नहीं है, वो पुरसकून नहीं है, पेन में वो है। कुछ पेन में है, ईज़ नहीं है उसके पास, तो इसका मतलब है कि वो डिसईज़ में है। और डेफिनेटली। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग या शायद सारे कभी ना कभी किसी ना किसी डिसईज़ का शिकार होते हैं। पेशेंट का मतलब है ऐसा इंसान जो कि सब्र करने वाला हो, जो तो निकल ही नहीं पा रहा उसमें से, और वो सब्र हाँ, कर ही जा रहा है और वो उसके सब्र ऊपर। कर रहा है, उसमें पेशेंस है। तो बीमारियों में पेशेंट वो होता है जिसके ऊपर ये लाजिम भी होता है, और जिसका काम ये होता है कि वो उस चीज़ के ऊपर सब्र करे, सब्र से उस चीज़ से गुजरे, उस चीज़ को अच्छे अंदाज से फेस करे। एग्जैक्टली ये जो आपने बात की है ना कि डिसईज़ होती है, तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई एडिक्शन का शिकार है या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस का शिकार है, वो खुद ईज़ में नहीं होगा, वो खुद भी पेन में होगा, और बहुत सारे तरीके अपना चुका होगा चेंज लेकर आने के लिए, बट दे डोंट वर्क बिकॉज दे नॉट हेल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कोई एडिक्शन की तरफ क्यों जाता है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि कोई ना कोई ओरिजिनल पेन होती है उसकी, जिसको वो शट डाउन करना चाह रहा होता है। अब वो ओरिजिनल पेन उसके मूड मिजाज में जो है वो एक झलक हमें नज़र आती है कि इसके मूड मिजाज में, या इसके कंडक्ट में, इसके बिहेवियर में, या बाकी इसके जो लाइफ के पैटर्न्स हैं, वो हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है। और कहीं ना कहीं पेशेंट जो भी है एडिक्शन का, वो इस चीज़ को ख़त्म भी करना चाह रहा होता है, जो मूड मिजाज में फ्लक्चुएशन उसके आ रही होती है, तो उसको एक ईजी वे आउट मिलता है। ओरिजिनल मसला तो नशा करने में ओरिजिनल मसला मूड मिजाज है ना। जी। ओरिजिनल मसला ये है कि कोई इंसान जो है उसके मूड में कुछ मसाइल हैं, उसमें एक खालीपन मौजूद है, जिस खालीपन को फिल करना चाहता है। जी। अक्सर लोग सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, किसी दूसरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो नशे में अपना ढूंढते हैं हल। कोई इंसान जो है वो रिस्क टेकर है बहुत बड़ा, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, तो वो नशे की तरफ चला जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी कामयाबियां ज़िंदगी में समेटी, और अब उसको लगता है कि नशे का भी पंगा लेके वो इससे निकल जाएगा। वो हमारा वो है ना कि पंगा नहीं लेने का सर जी। तो लेकिन कोई इंसान जो है उसको लगता है कि पंगा लेके मैं इसमें से निकल सकता हूँ। जैसे कोई इंसान जो है वो बोर्ड के इम्तहानात हैं, बूटियाँ बना के लेके जाता है, वो वहाँ पे बैठ के बूटियों से नकल करता है, कोई पकड़ नहीं पाता, और नीयत उसको तो ख़राब नहीं ना होती हाँ, किसी की। अच्छा, अब उसमें जब उसको कोई नकल करते नहीं पकड़ता, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक आती है कि मैंने कोई काम प्लान किया, मैंने किया, मुझे कोई रोक नहीं सका। कोई इंसान जो है वो कट मार के निकलता है इशारे के ऊपर से, और ट्रैफिक वार्डन ना रोक पाए, तो उसको ये फील जाती है कि अच्छा मैं कर सकना, मैं कोई वड्डी शे आ। मैं को वड्डी बुलावा। और इसी सोच के साथ कोई इंसान जो है वो नशे का आगाज़ भी करता है।
कि बाकी लोग ने हाँ, मुझे ये नहीं कुछ होता। ये दूसरे हैं जो कि नशे को जारी रखते हैं और नशे की इस तरह की चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि जिसमें सारा टाइम नशा। या मेरे में कुछ डिफरेंट है। मेरे में कुछ डिफरेंट है, मैं मुझे नहीं कुछ होगा, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे नहीं लड़ता नशा। हाँ, जब मैं चाहूँगा मैं छोड़ दूँगा, मैं तो सिर्फ फ़न के लिए ये एक्टिविटी मैं कर रहा सिर्फ हूँ। फ़न के लिए करता हूँ। मैं तो सिर्फ पहली दफ़ा नशे का जो ये इस्तेमाल है वो करूँगा, दूसरी दफ़ा तो मैंने करना ही नहीं है। या जितने लोग नशे का, मैंने बाकायदा तौर पे पेशेंट से पूछा ग्रुप में कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसने नशे का आगाज़ इस सोच के साथ किया हो कि मैंने इसको दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा करना है। सब ने कहा कि नहीं, हमने सोचा था कि एक दफ़ा करना है। एक दफ़ा करना। और एक दफ़ा करना किसी इंसान के हाथ में होता है। एग्जैक्टली, दैट एक इज़ अ दफ़ा चॉइस यू करना मेक। उसकी चॉइस है, दूसरी दफ़ा करने में चॉइस नहीं रहती। दूसरी दफ़ा करने में पिछले की याद इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दूसरी दफ़ा इंसान करता है। एग्जैक्टली, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक एडिक्शन का पैटर्न डेवलप हो जाता है कि जिसमें कोई इंसान विशियस जो है साइकिल है एक। वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता, छोड़ता है तो तकलीफ़ें होती हैं। वो अपनाना चाहता है, अपना नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। फँसता अजीब जाता है। सी कैफ़ियत में होता है कि अब मैं क्या करूं, और उसको कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता। वो जब और नशा करता है तो इस सोच के साथ करता है जैसे कोई इंसान या जब आलू वाला पराठा खाता है तो इस सोच के साथ खाता है ए आखिरी है, या इसके बाद मैं डाइट पर हूँ। इसके बाद मैं डाइट पे हूँ। या कोई इंसान जो है वो मिठाई खाता है, वो कहता है कि जी ए आखिरी है, बस ये इसके बाद तो नहीं। आखिरी लड्डू है मेरा। तो एडिक्शन का जो मरीज़ है या वो जब किसी नशे का इस्तेमाल करता है वो कहता है ए आखिरी है। नशा करके भी वो खुश नहीं होता। नशा अगर करके हमें ये लगता है ना कि कोई भी एडिक्शन में है तो वो नशा करके भी उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, तो एक लेवल के बाद मज़ा भी नहीं आ रहा होता। एंड जस्ट टू फील नॉर्मल अगेन उसको वो करना पड़ता है। हम्म उससे पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक टॉलरेंस भी बिल्ड हो जाती है आपकी, कि आपको सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अमाउंट कंज्यूम करनी पड़ती है। तो यही काफ़ी सारी इसकी और भी बाकी सिम्टमोलॉजी है जो कि हमें बताती है कि इट्स अ डिज़ीज़, कि वाकई ही एडिक्ट कोई है उसमें किरदार की ख़राबी नहीं है। इट इज़ अ डिसईज़, वो पेन में है, उसके मूड मिजाज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आता है। हाँ, नशा अपने साथ कुछ खराबियाँ ज़रूर लेकर आता है। हाँ। जैसे कुरान में भी शराब के बारे में है उम्मुल खुबाइस, कि जितने भी खबाइस हैं उनकी माँ शराब या है। तो इसका मतलब है कि खबाइस बाद में है, पहले नशा है। नशा अपने साथ चीज़ों को लेकर आता है। या जब नशा आता खराबी है लेकर आता है। जब नशा आता है तो वो फिर आगे जन्म देता है बाकी चीज़ों को। या ये कॉन्सेप्ट मैंने जब अंडरस्टैंड किया कि यानी जो माँ है वो शराब है तमाम खबाइस की, वो आगे जन्म देती है। या नशा जो है वो अपने साथ बहुत सारी किरदार की ख़राबियाँ, करैक्टर डिफेक्ट्स, चीज़ें लेकर आता है जो कि उसके नतीजे में होती हैं। जी। ये इस्टेब्लिश करना कि कोई इंसान बुरा होता है तो वो नशा करता है, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इंसान नशा करता है तो नशा चूँकि अपने साथ कुछ बुराइयाँ लेकर आता है तो वो बुराइयाँ सामने नज़र आ रही होती हैं। या और उन बुराइयों को देखते हुए किसी इंसान के बारे में इमेज ये बनता है कि ये बिगड़ा हुआ कि ये है, बंदा नहीं ये ठीक बुरा है। है, बंदा ही नहीं ठीक, ये बीमार नहीं है, ड्रामे करता है। तो और ये छोड़ सकता है, छोड़ता नहीं है। ये ये आदत है खाली। और आप यकीन जाने कि इतनी दुख और तकलीफ़ होता है कि कोई वालदैन जब ये कहते हैं कि जी मैंने इसको ये भी कहा कि देखो या मुझे चूज़ कर लो या नशे को, या नशे को चूज़ कर लो, और उसने नशे को चूज़ और उसने किया। नशे को चूज़ किया। ये अक्सर सुनने को मिलता है। यानी कोई फैमिली मेम्बर जो है जो उसके साथ बहुत रोग जिसको लगा होता है, वो कहता है कि या मुझे चुन लो या नशे को चुन लो। या और चूँकि इंसान इतना बेबस होता है नशे की बीमारी में, वो नशे को चूज़ करता है। और जो दुख है वो फिर डबल हो जाता है। पहले दुख ये था कि कोई प्यारा नशा करता है, या अब दुख ये है कि वो हमें भी नहीं मानता, हमें भी प्यार नहीं करता, हमारे से भी ज़्यादा नशे को तरजीह देता है। तो ये डबल दुख हो जाता है। या और इसलिए हम कहते हैं कि एक इंसान का नशे के साथ कोई मवाजना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि या मुझे चूज़ कर लो या उसको चूज़ कर लो। जी। इंसान अफजल है, इंसान का उसके साथ रिश्ता है। लेकिन एक इंसान मजबूर इतना है, वो जो पेशेंट है वो मजबूर इतना है, बेबस इतना है कि वो ख़ुद भी उसको नहीं समझ आता कि मैं अब नशे के साथ क्या करूं, अपनाऊं, छोड़ूं। छोड़ना तो चाह रहा होता है, छोड़ना चाह रहा होता है लेकिन छोड़ नहीं छोड़ पाता। नहीं पाता। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान सदाकत साहब। मंगल का रोज़ है, ये प्रोग्राम जो है वो पहचाना जाता है कि इसमें अब्दुर्रहमान सदाकत साहब की शिरकत होती है।
आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंगवेज के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि किरदार की ख़राबी जो है वो है, बीमारी है। एडिक्शन की कुछ समझ नहीं आती कि बंदा बुरा है, बीमार है, क्या माना जाए? ज़्यादातर माशरे में जो लोग हैं ना इसको एसोसिएट करते हैं कैरेक्टर डिफेक्ट से। हुँ, कोई किरदार की प्रॉब्लम है किसी के साथ, अम, उसकी भी पीछे वजूहत हैं, हुँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो दुनिया में ठीक नहीं होते हैं, गलत होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ड्रग्स या अल्कोहल या किसी सब्सटेंस की हिस्ट्री पाई जाती है। जी। कई दफ़ा लोग इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। अम, मिसाल के तौर पे जब लोग ड्रंक होते हैं तो उनके इनहिबिशंस बहुत लो होते हैं। इन दोज लो इनहिबिशंस पीपल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच पॉइंट फिंगर्स टूवर्ड्स देयर कैरेक्टर। हुँ, लेकिन जो एडिक्शन है, एडिक्शन के पीछे किसी के कैरेक्टर का फॉल्ट नहीं है। जी। एडिक्शन के पीछे किरदार की ख़राबी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई नशा करता है हुँ, और वो जितने भी नशे हैं वो तकरीबन तमाम ही लोगों के इनहिबिशंस को लो कर देते हैं। ठीक। जिसका मतलब ये है कि उनमें कोई भी काम करने की जो झिझक है, जो एक रिलक्टेंस होती है इंसान में सही और गलत काम करने के बीच में, वो रिलक्टेंस ख़त्म हो जाती है। उसके बीच में जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है और फिर वो काम करने लग जाते हैं जो शायद वो सोब्राइटी में नहीं करेंगे, होशो हवास में नहीं करेंगे। लोग ड्रंक होके वो काम करते हैं जी। जो वो होशो हवास में ना करें। हाई होके ड्रग्स के ऊपर ऐसे काम कर लेते हैं जो नॉर्मली वो नहीं कर सकते। इन चीज़ों की वजह से कैरेक्टर की तरफ लोग बार बार इशारा करते हैं और समझते हैं कि एडिक्शन भी कैरेक्टर का ही प्रॉब्लम है। पर ड्रग यूजेज के बाद बहुत बाद एक स्टेज आती है जिसमें जो एडिक्शन है ये बाद की एक स्टेज है। जी। यहाँ पे एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ है जो किसी इंसान को हो जाती है। हुँ, आज भी with so much awareness in the world, even now people think that addiction is not a physiological disease. लोग आज भी इस गलतफहमी को अपनी दूर नहीं कर सके। यहाँ तक कि जिनके घर में ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको एडिक्शन है, वो भी सालों साल तक सोचते रहते हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी है जो नमाज़ पढ़ने से ठीक हो जाएगी, अम, या उसको कोई दर्स दिलाया जाए तो वहाँ से ठीक हो जाएगी, उसके इर्द गिर्द जो है वो उसको नेक कामों पे लगाया जाए तो शायद उसकी वजह से ठीक हो जाए। अम, इन्हीं मिथ्स की वजह से लोग जो हैं वो उल्टे सीधे इलाज के तरीके भी ढूंढते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा इसकी शादी करा दो, ये शादी की वजह से ठीक हो जाएगा, ज़िम्मेदारी पड़ेगी ऊपर तो ठीक हो जाएगा। या इसके शादी के बाद फिर कहते हैं कि अच्छा बच्चे हो जाएंगे तो ज़िम्मेदारी आएगी तो वो ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ बायोलॉजी दीज थिंग्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन, और वो ये है कि लोग अभी भी इसको इस गलत फहमी में हैं कि ये जिस्मानी बीमारी नहीं है, जी। ये सिर्फ जो है वो अम, कोई रूहानी या किसी किस्म की कोई कैरेक्टर की और इस किस्म की प्रॉब्लम है जिसको हल कर देने से मसला हल हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है एडिक्शन, लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ में, ड्रग यूजेज में ये ज़रूर होता है कि लोगों का जो कैरेक्टर है, जो अपनी उनकी पर्सनैलिटी है, उससे बढ़ के उनकी नेगेटिव साइड थोड़ी बाहर आती है ज़्यादा अच्छा, अब ये उनके। नेगेटिव साइड जैसे है, ये देखने वालों को तो नज़र आ रही है, यानी फैमिली को नज़र आ रही है या बाकी लोगों को नज़र आ रही है कि कोई इंसान डिसफंक्शनल है, कुछ उसके साथ मसाइल हैं। उस इंसान को क्यों ये नज़र नहीं आती? क्योंकि वो इंसान जो है वो अपने होशो हवास में ही नहीं है। हुँ, इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, अगर वो सोबर नहीं है, होश में नहीं है, तो वो उसको बाद में याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसको ये बताते भी नहीं हैं कि जब तुम नशे की हालत में थे तो तुमने क्या किया। हुँ, मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हमने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिनके घर वाले उनके माँ बाप, बहन भाई या उनकी बीवियाँ
उनको किसी बुरे हालात में से निकाल के उनको सही हालात में पहुंचा देते हैं जब वो नशे की हालत में होते हैं। मसलन कोई ड्रंक होके अगर कहीं बाथरूम में स्लिप हो गया है तो उसको उठा के उसके बिस्तर तक पहुंचा दिया, उसको ऊपर कंबल दे दिया, जी। उसके साथ पानी का गिलास भी रख दिया, उसको उसके जूते उतार दिए, उसको ऐसे बेड में पहुंचा दिया जैसे कि वो कोई भी इंसान खुद तैयारी करके सोने के लिए जाता है। जी जी। और वो जब सुबह उठता है तो उसको होता है कि अच्छा मैं तो बिल्कुल सब ठीक ठाक है, मैं तो बड़ा कुछ ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं तो अपने हिसाब से सारी Yeah. चीज़ें कर कर आके रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करके तो इवेंचुअली मैं अपने बिस्तर में आके तो सो गया, कोई मसला नहीं आया। कोई मसला नहीं है। इसी तरह मैं एक क्लाइंट हुआ करते थे मेरे, उनकी वाइफ बताती थी कि मैं इनको हर रोज़ जौहर टाउन में किसी पार्क से उठा के लेके आती हूँ घर, जिसकी उस पेशेंट को कोई मेमोरी नहीं है। और मैं उनको पूछा कि आप क्यों लाती हो, तो कहती हैं मैं पार्क में तो नहीं छोड़ सकती उसको, या वो वहाँ पे ड्रंक हालत में पड़ा होता है तो वहाँ छोड़ तो नहीं सकती। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर पेशेंट को एक सूडो कॉन्फिडेंस देती है वक्त के साथ साथ, जो कि बड़ा नुकसानदेह होता है। उसमें वो सोचता है कि अच्छा मैं बिल्कुल हर चीज़ में अपने काबू में हूँ, ड्रग्स मेरे काबू में हैं, मैं मज़े के लिए करता हूँ लेकिन जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, जितना मर्ज़ी कर लूँ मैं ड्रंक नहीं होता या मैं हाई नहीं होता, और सब चीज़ें मेरे कंट्रोल और में फिर रहती ऐसा इंसान जो कि मसला समझ ही नहीं रहा, तो क्या वो इलाज का फ़ैसला कर सकता है या? हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को एहसास ही नहीं है मसले की, कोई नौइयत का कोई पता ही नहीं है, अगर यही नहीं पता कि मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी है या मैं काबू से बाहर होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि लोग उसके लिए कवर अप करते हैं बहुत ज़्यादा, दाएं बाएं आगे पीछे लोग उसके लिए कवर अप बहुत करते हैं। उसकी इज्जत की परवाह उसके इर्द गिर्द वाले कर रहे होते हैं। अगर वो ड्रंक या हाई हो के जो है वो अपना ऑफिस मिस कर देता है जी। या अपना स्कूल मिस कर देता है, कॉलेज मिस कर देता है, तो उसके घर वाले उसके लिए बहाना बना देते हैं, उसके लिए पूरा पूरा एक्सक्यूज़ तैयार कर देते हैं, उसके बिहाफ पे बात कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये वजह हो गई जिस वजह से वो नहीं आ सका। जी। तो उसको कोई किसी कॉन्सिक्वेंस का सामना नहीं होता, उसको कोई चीज़ जो है वो ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं उठानी पड़ती, उसके इर्द गिर्द वाले लोग कर लेते हैं जो बज़ाहिर तो ये समझ रहे होते हैं कि वो उसके फ़ायदे का कोई काम कर रहे हैं, जी। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान के लिए चल रहा होता है। और ऐसे में फिर इलाज जो है, यानी अब ये सूरत हाल ऐसी बन रही है कि इंसान को मसला नहीं लगता, उसको पता नहीं कुछ लग रहा, वो अपने इलाज का फ़ैसला तो नहीं कर रहा, तो फिर इलाज कैसे हो? मर्ज़ी के अगेंस्ट? देखिए ये भी एक मिथ है, और बड़ी ही कोई इस किस्म की मिथ है कि जो डिबंक होने की बड़ी अशद ज़रूरत है, कि नशे के मरीज़ के इलाज के लिए एक्चुअली उसकी कोई मर्ज़ी की ख़ास ज़रूरत नहीं। उसकी मर्ज़ी शामिल होगी तो वो एक प्लस पॉइंट है, और वो एक जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, वो एक बेहतर चीज़ है, उससे उसका इलाज में तेज़ी से बेहतरी आएगी, वो जल्दी से सही रास्ते की तरफ आएगा। लेकिन अगर मरीज़ की मर्ज़ी नहीं, जो कि 90% मरीज़ों की नहीं होती मर्ज़ी, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो फिगर आउट कर सकें उनके लिए बेहतर क्या है क्या नहीं है, क्यों इतना उनके लिए ज़रूरी है नशा छोड़ना, इसकी बिल्कुल कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हैं वो जो इमीडिएट गार्डियंस हैं, जो उसके केयर टेकर्स हैं, जैसे वालिदैन होते हैं, जैसे हस्बैंड के केस में वाइफ हो सकती हैं, वाइफ के केस में हस्बैंड हो सकते हैं, ये एक तरह से आपके जो गार्डियंस हैं ये फ़ैसला ले सकते हैं। और ये फ़ैसला लेने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि मरीज़ उनको धमकियाँ बहुत देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की थ्रेट्स देता है। वो कहता है कि अगर मेरा ज़बरदस्ती इलाज किया या मुझे नशा छुड़वाया तो मैं सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। ख़ावंद बीवियों को थ्रेट देते हैं कि मैं इलाज से निकल के पहला काम करूँगा तो मैं तलाक दूँगा। बच्चे अपने माँ बाप को थ्रेट देते हैं कि अभी तो मैं सिर्फ वीड पीता हूँ, कल को मैं कोकेन भी करूँगा, आइस भी करूँगा और मुख्तलिफ़ और ड्रग्स भी करूँगा अगर आपने मेरा इलाज कराने की कोशिश की। तो वो वीटो थ्रेट्स और धमकियाँ होती हैं कि अगला घबरा जाए और पीछे हट जाए। जी।
फिर जब वो नहीं घबराते और नहीं पीछे हटते तो फिर ये मिन्नतें भी कर लेते हैं, या ये वो भी काम बड़े आराम से कर पैर भी लेते हैं, पकड़ लेते पैर पकड़ लेते हैं। और वो जो ये स्विच करते हैं फ्रॉम थ्रेटनिंग टू रिक्वेस्टिंग, हैं, रिक्वेस्टिंग, यानी कि रिक्वेस्टिंग, प्लीडिंग, सब या कुछ वो करते हैं इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। तो बेसिकली वो कह रहे होते हैं कि जैसे मर्ज़ी जैसे तैसे मेरा काम हो जाए, गुड कॉप बैड कॉप, जैसे मर्ज़ी मेरा काम हो जाए, अभी मेरा इलाज कोई ना कराए, मुझे खुला छोड़ दो। ट्रू, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना बेहतर या बुरा सोच सकें। और ये बात सिर्फ एडिक्शन की हद तक ही कोई वैलिड नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये और बीमारियों की हद तक भी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है, जी ऐसा देखने में आता है कई कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो कह देते हैं कि नहीं मैंने नहीं कराना इलाज, मैंने नहीं करानी कीमोथेरेपी, मैंने नहीं करानी रेडिएशन, मुझे इन तकलीफ़ों से नहीं गुजरना, या तो मैंने गुजार ली ज़िंदगी, पर ठीक है अब मुझे इसी में रहने दो। क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने इलाज का सही फ़ैसला कर सकें। वो एक ख़ास किस्म के ग्रीफ से भी गुज़र रहे होते हैं, वो तकलीफ़ को फेस भी नहीं करना चाहते, जो कि कई मरतबा इलाज में शामिल होती है। और उनके बिहाफ पे फ़ैसला करते हैं उनके गार्डियंस। या बहुत सारी मेडिकल की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जब ये रूल आउट कर दिया जाता है जी कि मरीज़ जो है वो अपने लिए बेहतर फ़ैसला करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उसके गार्डियंस और डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल्स हैं वो फ़ैसला करते हैं और फिर उसका इलाज किया जा सकता और क्या ऐसा इलाज कामयाब होता है? है। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होता है, क्योंकि एडिक्शन के अगर ऊपर हम वापस आते हैं तो जैसे ही नशा आपके जिस्म से निकलता है जी और आपका दिमाग वापस नॉर्मैलिटी की तरफ आता है और आप फिर से कुछ जो है जिनको आप कह सकते हैं कि सैनिटी आपकी रिस्टोर हो जाती है, आप सही होशो हवास में सोच समझ सकते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो फिर वो सारा जो धमकियाँ देने वाला पैटर्न था वो ख़त्म हो जाता है और एहसास फिर से होने लग जाता है कि अच्छा नहीं ठीक ही किया, मुझे इलाज की बड़ी ज़रूरत थी, या मुझे नहीं पता था कि इतनी मुझे ज़रूरत थी। फिर बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपने घर वालों का, शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रोफेशनल्स की नहीं टीम का, आप डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, कि आपने अच्छा किया कि आपने ये फ़ैसला किया, क्योंकि उस वक्त वो नहीं है उस स्टेट में। ये तकरीबन इसी तरह की बात है कि घर वाले कई मर्तबा ऐसे मरीज़ों के साथ जो है ना वो बातचीत भी उस वक्त कर रहे होते हैं जब वो कुछ नशा करके बैठा है। वेरी ट्रू, एंड यू कैन नेवर टॉक टू समबडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग, जी पर वो तभी बात करते हैं। मसलन कोई घर पे वापस ड्रंक आता है, जी तो जब वो ड्रंक घर में आया तो उससे कन्फ्रंटेशन उस वक्त शुरू कर दिया है जब वो उसे पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, Yeah. कहाँ से चल के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। very sad. जबकि बात करनी चाहिए अगली सुबह जी जब वो होश में हो। ये वाली गलती जो सब करते हैं कि जी जब वो हाई है, ड्रंक है, बुरी तरह इम्पेयर्ड है, तो उस सिचुएशन में बात करने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली वो कन्फ्रंटेशन नहीं होती, वो तो अपना बस एक वो कैथारसिस होता है जो वो कर लेते हैं। घर वाले भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं उसके ऊपर, अपनी भड़ास निकालते हैं, जी उससे उनको लगता है कि बड़ा कोई काम हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। बार बार टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट दैट have this understanding of the matter that when somebody is under the influence, they are in no position to make any sane decision. Second thing, when somebody is in addiction, जी then even though they are sober, they are still not in sane condition to make any decision. ठीक, so ये तो मैं वैसे आपको बात कर रहा हूँ ना कि जो सिर्फ यूज़र्स हैं वो तो अंडर द इन्फ्लुएंस हो तो उनसे आप तब बात ना करें, जी पर जो एडिक्ट है वो अगर सोबर भी है ना कुछ घंटों के लिए, जी 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 तो वो सोबर नहीं है, उसको सोबर ना समझें। Yeah. हालांकि आपको है कि अच्छा नहीं नहीं आखिरी बार इसने कल रात को पिया था, 12-14 घंटे इस वक्त गुजर नशा गए हैं, उतर चुका है। वो ठीक है सोबर हो चुका है। लेकिन जो एडिक्ट है ना उसकी जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हो चुकी है, जी उसको आप 12-14 घंटे बाद भी सोबर ना ही समझें।
क्योंकि उसकी बॉडी में इस कदर केमिकल जो है वो जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग है वो उसका मेल फंक्शन हो चुका है, वो ठीक नहीं है अब। तो और ये हम वो जितने जब पी रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस है, और जब नहीं पी रहा है तो विड्रॉल में है। या पेन में तब भी तो वो आपने उससे क्या तब भी क्या बात करनी है। एग्जैक्टली बट हमेशा पहली कोशिश की जाती है कि फैमिली इंटरवेंशन से काम किया जा सके, और उससे कामयाबी मिलती भी है। कुछ ख़ास 1%, कुछ ख़ास परसेंटेज में कामयाबी मिलती है। लेकिन एडिक्शन में दुनिया भर में ज़्यादातर की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती अपने इलाज के लिए, और ये तमाम पूरी दुनिया के आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लेंगे तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब ये सारी जो बात हो रही है इसमें अल्कोहल का बज़ाहिर जिक्र, कोई आइस, कोकेन, चर्स, इस तरह की चीज़ों का तो समझ आता है। ये जो को बात होती है कि जी कोई मेडिकल स्टोर से मिलने वाली या कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई चीज़, वो भी कोई मतलब उसमें भी मसला है या उसकी भी कोई एडिक्शन? क्योंकि अक्सर लोग या हम देखते हैं, तो वो ये कैसे हो सकता है? एडिक्टिव टेंडेंसीज जो है ना वो सिर्फ एक ख़ास किस्म की ड्रग्स में नहीं है जिनको लोग ड्रग्स के नाम से, यानी बैड ड्रग्स के नाम से वाइडली जानते हैं, सिर्फ उनके अंदर नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी पेन मेडिकेशन के अंदर एडिक्टिव टेंडेंसीज़ हैं जो अस्पतालों में दी जाती हैं। वो इसलिए दी जाती हैं अस्पतालों में क्योंकि उस पेन लेवल को ट्रीट करने के लिए वही ड्रग की ज़रूरत है, वो उससे नीचे हल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनकी, यानी आपके जिस्म के किसी हिस्से को काट के उसके अंदर से कुछ फिक्स किया जाए, उस कार का, उसकी अंदर के सारे प्रोसेस जो भी हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ होती है। उस पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है, और मॉर्फिन जो है वो बहुत एडिक्टिव है। ओपियोइड डेरिवेटिव। ठीक है, वो बहुत ही एडिक्टिव ओपियोइड है। तो लेकिन वो उसकी ज़रूरत वहाँ उस ख़ास जगह पे है। अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स में इस बात पे कभी कभी गौर नहीं किया जाता कि यहाँ तो हमने इसको मॉर्फिन इंजेक्ट कर दी या उससे पेन मैनेजमेंट कर ली, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कहीं ये इसका एडिक्ट तो नहीं हो जाएगा। उसको टाइमली वीन ऑफ करना, टेपर ऑफ करने वाला काम नहीं करते, और चूँकि उससे बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ भी होता है और एक फीलिंग ऑफ बीइंग हाई भी होता है। और लोग अक्सर इससे वाकिफ़ होंगे जिन लोगों ने अपने किसी करीबी को किसी हॉस्पिटल में किसी सर्जरी का ट्रीटमेंट होते हुए देखा है, तो उसके बाद जब लोग होश में भी आते हैं तो वो कुछ हाई से नहीं होते हैं। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि वो नॉर्मली नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल जैसे किसी ने कोई ड्रग की होती है, हवाओं में होते हैं। ड्रंकन। तो वो अब नाउ पीपल मस्ट रिलेट विद दिस, जैसे मैंने मेंशन किया। सो इसका मतलब है कि वो बाकायदा ड्रग्स हैं। ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ड्रग्स, ये डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली वो उस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो ये जो दुकानों से, बाज़ारों से पेन किलर्स मिलते हैं, पेन किलर्स के भी लेवल्स होते हैं, और सबसे बेस लेवल पे पेन किलर्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में लोग यूज़ करते हैं फॉर हेडेक, फॉर फीवर, पैनाडोल, ब्रूफिन, आइबुप्रोफेन जो है जी। फिर इसके ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता वो एक लेवल्स आते हैं इसमें नारकोटिक लेवल्स भी होते हैं, नारकोटिक पेन रिलीफ्स। और ऐसा नहीं है कि उनको गैर ज़रूरी तौर पे दिया जाता है, वो उनकी उस वक्त दे आर द नीड ऑफ द आवर, उनकी उस वक्त ज़रूरत है, उसके मुताबिक दिया जाता है, पर वो ख़तरे से खाली नहीं है। ये जो पेन रिलीफ किया जाता है उसके साथ उसका ख़तरा एसोसिएटेड है, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, इनका एंटीडोट भी मौजूद होता है, अगर हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें साथ में, तो इन एडिक्टिव मेडिसिन्स का जो
एडिक्शन वाला फैक्टर है उसको कम से कम डील किया जा सकता है, रूल आउट किया जा सकता है, और बाद में फिर इनके इलाज में इसको टेपर ऑफ करना, इसको टाइमली वीन ऑफ करके लोगों को इसमें से निकाल के भेजना चाहिए या गाइड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे भी मरीज़ों को जानते हैं जो इस किस्म की दवाइयों के एडिक्शन में पड़ गए। ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया था, कभी कोई और बुरी चीज़ नहीं इस तरह की थी, लेकिन इन पेन रिलीफ मेडिकेशन की एडिक्शन हो गई। और ये जो नींद की गोलियां होती हैं, सेम इसमें पहले तो ये नींद की गोलियां नहीं होती हैं। मैं सबसे पहले लोगों को ये बताता हूँ कि जब वो कहते हैं नींद की गोलियों की एडिक्शन होती है, तो जिनको वो नींद की गोलियां कहते आ रहे हैं वो नींद की गोलियां होती नहीं हैं, वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ठीक, मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। वन ऑफ देयर इफेक्ट्स इज़ कि इनसे नींद आ जाती है, पर वो एक्चुअली कोई नींद को फिक्स करने के लिए वो कोई नींद की गोलियां नहीं हैं। रिलैक्स करते हैं आपको बस। वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, वो आपको पेन रिलीफ करती हैं, और उनका बाय प्रोडक्ट ये है, उनका असर ये है कि उससे नींद आ आपको नींद जाती भी आ जाती है। लेकिन किसी की नींद फिक्स करने के लिए जी, बेहतर तरीके भी हैं, और कुछ नेचुरल बेहतर मेडिकेशन भी है। जैसे कि अगर किसी को नींद के मसाइल हैं, किसी का सर्केडियन रिदम ख़राब है, तो उसका सर्केडियन रिदम ठीक करने के लिए मेलाटोनिन जो है वो एक नेचुरल रेमेडी है रादर देन गोइंग टूवर्ड्स दीज ट्रैंक्विलाइजर्स। मेलाटोनिन वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला केमिकल है जो शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। हम लोग आम हालात में उसका बुरा हाल कर देते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में पढ़ के, जिसकी वजह से आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन या तो गलत टाइमिंग्स पे चली जाती है या कम हो जाती है। जी, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करें, बहुत निकोटीन का इंटेक करें, तो आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, अगर आप बहुत लेट नाइट इवेंट्स और पार्टीज़ और डिनर्स और हैंगआउट्स पे जाते हैं, तो फिर आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के आवर्स वेरी करने लग जाएंगे। सो ये जो चीज़ें हैं, जी, इनको, ये जो आपका सर्केडियन रिदम में ख़राबी आती है, इनको ठीक करने के लिए इस मेलाटोनिन की डोजेज को, जो कि एक्चुअली में अंदर बनने की ज़रूरत है इस केमिकल की, लेकिन अगर उसमें कोई ख़राबी हो गई तो इसको बाहर से लिया जा सकता है। और मेलाटोनिन जो है वो रिलेटिवली सेफ़र, एडिक्टिव नहीं है, उसमें एडिक्टिव टेंडेंसीज नहीं है, ठीक, लेकिन लोग उसको भी अब्यूज़ करने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैंने लोगों को मेलाटोनिन को भी अब्यूज़ करते देखा है, और अगर उसकी एक ख़ास मिलीग्राम की डोज़ काफ़ी है तो उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लेने की कोशिश करते हैं। मैंने तो पैनाडोल के बारे में भी सुना। बिल्कुल करते हैं। मैंने पैनाडोल लोगों को इस वजह से भी लेते सुना है कि इससे नींद भाग जाती है, और मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, Really? तो पैनाडोल की 10-10 गोलियां खा ली कि जी इसमें, वो एक देयर वाज अ क्लाइंट वंस हु यूज्ड टू से कि इसमें भी कैफीन है ना, तो इससे मेरी नींद ख़राब भाग जाती है, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। तो लोग तो कुछ भी करते हैं अगर आप गौर करें तो, और ये जो वो कुछ भी करते हैं वो ये कर अपनी बॉडी के साथ रहे होते हैं, Yeah. जो आपके लिए असूलन सबसे प्रेशियस चीज़ है, जी, सबसे काम की चीज़ है। आप उसके साथ जो है वो खेल रहे हैं। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड पंगे लेते हैं। किसी से भी कहीं से भी कुछ सुना चले जाते हैं उसको ट्राई करने। तो ये हैं कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें जिसकी वजह से, तो हम ये जो बात कर रहे थे जी, कि एडिक्टिव टेंडेंसीज़ वो जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी हैं, शुगर में जी, बहुत एडिक्टिव टेंडेंसी है। ये जो लोगों को चाय कॉफ़ी लगती है, तो कैफ़ीन बेसिकली उसमें एडिक्टिव फैक्टर है। और फिर लोग कहेंगे आप सारी चीज़ें ही मना कर देते हैं, तो फिर हम करें क्या? बट पीपल शुड स्टिल फिगर आउट, फाइंड आउट कि काम की चीज़ें कौन सी हैं, सेहतमंद चीज़ें कौन सी हैं, और दूसरी एडिक्टिव कौन सी हैं। जो एडिक्टिव वाली चीज़ें हैं उनसे हमें कितना नुकसान हो रहा है, और
क्या एक जो है वो रीज़नेबल लिमिटेड अमाउंट है जिसके अंदर रह के हम इसको कर सकते हैं। मसलन चाय कॉफ़ी जैसे है, तो अगर कोई दिन का एक आधा कप पीता है, वो भी दिन के आवर्स में, ना कि शाम की तरफ, नॉट आफ्टर 5 PM 6 PM, तो ठीक है, इट्स ओके। Yeah. लेकिन फिर लोग 1 से 2, 2 से 4, 6, बैक टू बैक। ये आपके कप्स बढ़ने लग जाते हैं। हम्म, प्रॉब्लम वहीं पे आने लग जाता है जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ की कंजम्पशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपका कंट्रोल उस चीज़ के हाथ में चला जाता है, Yeah. There's loss of control. अपने हाथ से बात निकल जाती है। अपने हाथ से बात निकल Yeah. जाती है। और ये डिफरेंशिएट करना, इसके बीच में वो सिंपल सा आंसर है कि क्या किसी के अंदर एडिक्टिव टेंडेंसी है, किसी की जेनेटिक्स में है, या जो है वो मतलब उसका जो इस्तेमाल है जी। वो उसके काबू में ना रहने के लिए यही वजह है ना कि या तो उसकी जेनेटिक कोड के अंदर कहीं ना कहीं एडिक्शन है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो नशा करते हैं और उनको एडिक्शन नहीं होती। जेनेटिक कोड में एडिशन होने का क्या मतलब है कि नशा ट्रांसफ़र होगा या क्या ट्रांसफ़र होगा? किसी भी और डिजीज़ की तरह, और इस बात की अब लोगों को फिर भी थोड़ी सी नॉलेज है कि जैसे कहा जाता है ना कि अच्छा इनकी फैमिली में कैंसर है, जी। इनकी फैमिली में हाइपरटेंशन है, हम्म, फैमिली में डायबिटीज़ है, Yeah. फिर फैमिली में ही होती है एडिक्शन भी, और फैमिली में ही होते हैं दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी, और कहीं ना कहीं आपके जीन्स के अंदर ये हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, किसी के नहीं हैं, हम्म, और उनको ट्रिगर फिर हम कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल से। मसलन अगर किसी की फैमिली में एडिक्शन है जी। लेकिन वो कभी कोई ड्रग करता ही नहीं, Yeah. तो उसको क्या होगा? उसको कुछ भी नहीं होगा। जीन उसकी फिर तो ट्रिगर सेफ है, नहीं कोई मसला तो होगी। नहीं। नहीं, वो ऐसे बैठे बिठाए तो कोई सिगरेट आके मुंह को नहीं लग जाएगी, और बैठे बिठाए ग्लास भी अल्कोहल शराब का जो है वो मुंह को नहीं लग जाएगा। सही बात। तो अगर किसी की फैमिली में उसके चचा मामू, कहीं दादा, कहीं किसी लेवल पे ये पता है जी उधर भी एडिक्शन थी, वो भी था, उनका भी बुरा हाल था, और वो कोई अक्लमंदाना फ़ैसला करता है कि नहीं मैंने इन चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना है, तो फिर तो वो सेफ़ है, Yeah. ठीक है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल फिर करता है तो जी। उसकी बेसिस पे, एक सेकेंड, अच्छा, अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसकी बेसिस पे फिर उसकी एडिक्शन की जो ऑलरेडी जीन्स में मौजूद है वो तो फिर ट्रिगर हो जाएगी ना, वो एक बार शुरू हो जाएगी तो फिर वो उसको उसके काबू में बात नहीं रहेगी। यानी कोई इंसान अगर खुद छेड़छाड़ थोड़ी बहुत करे, ये खुद उस पे ये तो मैंने आपको मिसाल दी ना, ये तो डायबिटीज़ में भी सेम बात हो गई, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर फैमिली में है Yeah. और वो शुगर का इंटेक बहुत काबू में रखता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, अपना हेल्दी खाना खाता है, कुछ एक्सरसाइज भी करता है, अपने एक ख़ास उम्र के बाद अपनी टेस्टिंग भी करवाता रहता है, अपना HbA1c का भी ख्याल करता है, सब कुछ करता है, तो क्या आपके ख्याल में डायबिटीज़ ट्रिगर होगी? अगर अपना ख्याल रखता तो नहीं होगी। तो दैट्स हाउ इट गोज़। You have to take care of yourself. एंड ये तकरीबन तमाम बीमारियों के हवाले से ये पहला काम है जो किसी को करना चाहिए। मैनेज करके रखेंगे, ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेंगे। तो इस बात में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि आपकी फैमिली में कौन सी बीमारी हैं। हाँ, Yeah. आपको इस बात के बारे में पता करना चाहिए, किसी ना किसी से पूछना चाहिए कि क्या है जो आपकी फैमिली में वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री जो है वो फ्यूचर के बारे में कुछ बताती है। अच्छा, ये अभी हम जो अपने इमोशंस पे कोई खास काबू नहीं रख पा रहे और हमें हंसी आ रही है, उसके पीछे भी एक अच्छा, ऐसी ये ऐसी ही वजह है। हम इसको लाफ्टर थेरेपी का कवर दे सकते हैं। Yeah. Why नहीं not? नहीं, आप इसको असल बात का रीज़न बता सकते हैं, आप इसको कवर ना दें कि चूँकि हम विलिंग वेज में बैठे हैं Yeah. और हमारे पास जो है वो यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं एडिक्शन से रिलेटेड, तो अभी बाहर से किसी एक पेशेंट की कोई बड़ी ज़बरदस्त सी आवाज़ आई थी, जी। somebody was maybe having fun in the corridors, जी। Yeah. तो उसकी वजह से हमें That हंसी आ made रही us थी। laugh. तो ये जो एडिक्शन का फिर इलाज है,
सलमान साहब, इसमें इंडोर आउटडोर, इन पेशेंट आउट पेशेंट, ये क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग किसी इलाज में, कुछ लोग किसी इलाज में? ये जो है ना, किसी भी प्रोफेशनल को शुरू की स्टेजेस में फिगर आउट करना पड़ता है किसी की भी एडिक्शन की इंटेंसिटी क्या है। जैसे दूसरी बीमारियों में भी इंटेंसिटी लेवल्स का फ़र्क होता है, एडिक्शन में भी होता है। आप सीधा ही जो है वो 100 पे नहीं होते हैं। आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके एक स्टेजेस हैं। शुरू में आप 10 पे होंगे, फिर 20 पे जाएंगे, फिर 30, 60। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी ड्रग ऑफ चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, जी। आपके सेहत के बाकी मामलात कैसे हैं उस पे भी है, आपकी फिर जेनेटिक कोडिंग पे डिपेंड करता है कि पीछे से आपकी जीन्स में कितना ज़्यादा एडिक्शन का मामला है। जी। तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए जी। और मरीज़ की मौजूदा हालत को देखते हुए प्रोफेशनल को ये असेसमेंट करनी होती है कि इसका इलाज इंडोर ट्रीटमेंट होना लाजमी है या आउटडोर में भी मुमकिन है। मरीज़ अपनी लाइफ में फ़ंक्शनल है कि नहीं, क्योंकि कुछ फंक्शनल एडिक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल एडिक्ट्स होते हैं। फंक्शनल से मुराद ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या अपने घर का ख्याल रख रहे हैं या काम कारोबार कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होते। पिछले कई महीनों से या सालों से उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। वो 24 घंटे इसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं। और कुछ होते हैं जो कि कुछ पार्शल डे के लिए 12 घंटे 14 घंटे वो ये काम करते हैं, लेकिन बाकी कुछ घंटे थोड़ा बहुत अपना कारोबार, काम, स्कूल, कॉलेज वो भी संभाल लेते हैं। जी। So functionality and non-functionality is also something that needs to be kept in mind. ठीक। उसके बाद उनके घर का स्ट्रक्चर कैसा है जी। कि क्या घर पे आउटडोर बेसिस पे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसके ऊपर किसी की रेट चलती है, क्या मरीज़ के ऊपर कोई अथॉरिटी है कि नहीं घर में, कोई है जिसके वो कहने सुनने में है या वो बिल्कुल ही काबू से बाहर है। और इन सारी चीज़ों को असेस करते हुए आप ये फिगर आउट करते हैं कि क्या इसका इलाज आउटडोर काउंसलिंग से इवेंचुअली लीडिंग टू होम डिटॉक्स जी। उससे मुमकिन है कि नहीं, या फिर नहीं, इसका इलाज सिर्फ इंडोर में ही हो सकता है। इसको बाकायदा तौर पे एडमिट होके और तमाम चीज़ों से दूर होके, जिसमें जो है वो फैमिली से भी आपका डिस्टेंस कुछ बन जाता है। हालांकि फैमिली से हम मुलाकात विलिंग वेज में बहुत ज़्यादा कराते हैं, डेली बेसिस पे कराते हैं, लेकिन कुछ फैमिली से फासला बढ़ जाता है। मोबाइल फ़ोन, दोस्त, ये वो तमाम चीज़ों से छोड़ के पूरे फोकस के साथ ट्रीटमेंट में आना, ट्रेनिंग्स लेना, क्लासेस लेना, एजुकेशन पूरी लेना, और साथ ही साथ आपके विड्रॉल मैनेजमेंट हो रही है। आप अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा जो ध्यान करें, तो ये असेस करना एक प्रोफेशनल का काम है। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जी। तो यानी कोई इंसान किसी ने नशा किया तो उसका नशा जिस्म से चला गया, तो ये तो इलाज मुकम्मल हो गया। ये जिस्मानी इलाज की हद तक कि एक इंसान की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, बॉडी में से जो भी ड्रग्स के रेमिनेंट्स थे वो निकल गए, ये काम हो जाता है कुछ 28 डेज़ टू 42 डेज़ के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ और से यही असल ऑनवर्ड्स इलाज है ना? नहीं नहीं, नॉट रियली। असल इलाज कोई एक एस्पेक्ट नहीं है ट्रीटमेंट का। ठीक। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका फिजिकल ट्रीटमेंट असल इलाज है या सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट असल इलाज है, वो दोनों है। मैंने जैसे पहले कहा ना कि आउटडोर काउंसलिंग में भी अगर आप किसी का इलाज करते हैं आउटडोर बेसिस पे, जी। तो शुरू में उसमें बहुत सारी काउंसलिंग और दैट लीडिंग टू होम डिटॉक्स, कि उसका घर के ऊपर रहते हुए डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे हो गई। लेकिन वहाँ पे आप देखें कि काउंसलिंग पहले आ रही है और होम डिटॉक्सिफिकेशन एक बाद की स्टेट है।
क्योंकि प्रोफेशनल ने असेस किया कि ये कुछ इस लेवल पे है एडिक्शन के कि ये काउंसलिंग से कुछ अभी सीख सकता है जी। और फिर ख़ुद फैसला कर सकता है कि मैं आउटडोर बेसिस पे इलाज कराता हूँ और अब मेरा डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल ने असेस किया है कि नहीं, ना इसके घर के हालात फीजेबल हैं, ना ये फंक्शनल है, ना ये आउटडोर काउंसलिंग में ये आएगा ही नहीं, इसने कह देना है कि मैं आऊँगा लेकिन ये सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, कोई इसको ला नहीं सकता, खुद ये आएगा नहीं, तो ऑल इन ऑल द असेसमेंट इज़ दैट वी शुड गो फॉर इंडोर ट्रीटमेंट। या तो उस इंडोर ट्रीटमेंट में पहले डिटॉक्सिफिकेशन होगी और बाद में काउंसलिंग होगी, पर काम दोनों होने हैं। होनी डिटॉक्सिफिकेशन भी है, होनी counseling काउंसलिंग भी है। अगर किसी की बहुत ही फिज़िकली कंडीशन बुरी हुई हुई है तो उसकी पहले तो सबसे पहले फिर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जिसके अंदर 4 से 6 हफ्तों के अंदर उसकी बॉडी में से ये ड्रग जो भी वो इस्तेमाल करता है वो निकलती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसकी काउंसलिंग, उसकी फैमिली सेशंस, उसकी फैमिली की ट्रेनिंग पैरेलल में चल रही होती है। ये तीसरा एस्पेक्ट है जो कि बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है जी। कि सिर्फ मरीज़ का इलाज नहीं हो रहा, या फैमिली की काउंसलिंग हो रही है। तो आप अगर कहें ना कि अच्छा बस डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो बस ये इलाज है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। जी। Another part is counseling of the patient. Another part is counseling of the family. Another part is continuity of counseling, continuity of follow-ups after the indoor treatment. सही। और वो उसकी ड्यूरेशन भी तकरीबन उतनी ही है जितनी इंडोर इलाज की है। अब जैसे हमारे साथ फैमिली जब रब्ता करती है, कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछते हैं। फैमिलीज़ अक्सर पूछती हैं कि जिम, स्विमिंग पूल, कोई ऐसी हॉर्स हॉर्स राइडिंग राइडिंग या कोई ऐसी दूसरी फैसिलिटी जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, इसका नशे से बहाली का जो इलाज है उसके साथ कितना ताल्लुक़ है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है इस हालात में। अगर आप बात करें जी। तो ना कोई बहुत फ़ायदा है ना कोई बहुत नुकसान है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मरीज़ करेगा ही नहीं इन चीज़ों का कोई ख़ास इस्तेमाल। हाँ, ये ना हो तो शिकायत बहुत करते हैं। या अगर ये नहीं हो तो वो कहेंगे आपके पास स्विमिंग पूल क्यों नहीं है, या फ़लानी चीज़ क्यों नहीं है, या बोर्ड गेम्स क्यों नहीं है, या टेबल टेनिस क्यों नहीं है। अगर ये नहीं है तो, लेकिन अगर ये होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। हिस्टोरिकली भी हमने इस सारी चीज़ों को देखा है। अगर उसका कोई इस्तेमाल करते हैं तो अपना वैसे ही कोई गुस्सा निकालने के लिए, कोई उसको नुकसान करने के लिए। तो इन चीज़ों का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, कोई बहुत नुकसान नहीं है। न्यूट्रल सी चीज़ें। न्यूट्रल सी चीज़ें हैं, हो जाएं तो अच्छी बात है। शायद 100 में से एक बंदा चलें उससे शायद फ़ायदा उठा ले। आखिर की स्टेजेस में इंसान, ट्रीटमेंट के आखिरी स्टेजेस में जब रियलाइजेशन आ चुकी होती है, जब आप बहुत अच्छी काउंसलिंग से फ़ायदा उठा चुके होते हैं, तब लोग इसका फ़ायदा फिर भी उठा लेते हैं। और ये तो सेफ कितना अगर आप होता है? मुझे पूछें कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। दे 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 वुड बी हेल्पफुल, या बट ये कोई लाजिम नहीं है। जैसे लोग सिमिलरली इसमें लोग कहेंगे कि नशे के इलाज में नमाज़ें पढ़ने का कितना फ़ायदा है, जी। क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ हमें सजेस्ट करती हैं कि आप इसको ना नमाज़ पढ़ाया करें, उसको कहा करें बैठ के फालतू टाइम में कुरान पढ़ा करें। या अब आप पूछेंगे कुरान पढ़ने का फ़ायदा है या नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा है, तो मैं कहूँगा फ़ायदा है। जनरली किसी भी इंसान को नशे के इलाज में उसका कोई ख़ास रोल प्ले नहीं है। वो वैसे भी किसी की जो है वो एजुकेशन के लिए जी। या इस किस्म की आप किसी चीज़ की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं तो वो अच्छी बात है, या पर उससे एडिक्शन का ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा। हम्म। क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले भी मैंने एडिक्ट्स देखे हैं, और वो बिल्कुल भी नमाज में कोई नागा नहीं करते, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई नागा नहीं करते, और नशे में भी कोई नागा नहीं करते। तो नागा नहीं है। हाँ, तो वो नागा काम नहीं भी जो करते। है वो करते रहते हैं साथ साथ पैरेलल। या
इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, जैसे कि आप योगा करा लें, मेडिटेशन करा लें, वर्कआउट करा लें, आप उनकी कोई गैदरिंग अरेंज कर लें जिसमें वो आपस में थोड़ा लाइट मूड में कोई बैठ लें, खेल लें, ये ठीक है, दीज आर डिसेंट पॉजिटिव थिंग्स, पर इससे ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है एक बहुत ही अच्छी टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड द इनपुट ऑफ फैमिली, एंड जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करता है। उसकी कम्युनिकेशन सारा दिन पेशेंट्स के साथ होती है, तो वो उनको कोई ना कोई नॉलेज देना, एजुकेशन देना, इन चीज़ों का फ़ायदा है। आपके ख्याल से अगर कोई फैमिली जिसका प्यारा इस मर्ज़ में मर्ज़ का शिकार है और वो रिहैब को ढूंढ रहे हैं, रिहैब उन्होंने चूज़ करना है, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए किसी रिहैब में जो कि जिनके हवाले से कोशिश होना चाहिए किसी फैमिली को कि अच्छा ये चीज़ें हैं तो हमें फिर इनकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए? देखिए, प्राइमरीली हम्म जो टीम है ना जिसने काम करना है प्रोफेशनल्स की, Yeah. जिसमें साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स भी हैं, Supporting staff. और जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ, Yeah. ये जनरली कैसे हैं? क्वालिफाइड हैं, हेल्पफुल हैं, इनके बारे में हिस्टोरिकली दूसरे लोग क्या कहते हैं, रिव्यूज़ देखें, दूसरे क्लाइंट से मिलें और पूछें। मैटर तो यही 3-4 चीज़ें करती हैं कि टीम कैसी है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी, ये बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद कि आप कह लें कि अच्छा कंफर्टेबल, डिसेंटली कंफर्टेबल है जगह, क्योंकि दुनिया भर में रिहैब्स जो हैं वो ऐसे ही डिसेंटली कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली कोई लग्जरी के पीछे भाग रहे होते हैं। Yeah. लग्जरी वो जो 5 स्टार होटल्स में मिलती है, लग्जरी वो जो लोगों को रिजॉर्ट्स पे मिलती है, जबकि वो है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, और इलाज उसने नहीं करना, वरना इलाज लोगों का किसी रिजॉर्ट पे भी हो जाता, बीच के साइड पे किसी रिजॉर्ट पे हो जाता, जो कि नहीं होता। तो आपको टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ, ये आपको असेस Yeah. करना है। तो थोड़ा काम करना पड़ता है, मतलब ट्रीटमेंट It's a lot सेंटर of hard ढूंढने के work. लिए लोगों को होमवर्क करना और पड़ेगा। फैमिली काउंसलिंग भी ये भी देखना कि फैमिली के साथ फैमिली काउंसलिंग फैमिली के साथ कितनी मुलाकातें होती हैं पेशेंट की। अगर कॉम्पिटेंट लोगों की टीम होगी तो वो सब कुछ होगा, Yeah, that's right. वो सारे काम हो रहे होंगे ऑलरेडी। लेकिन अगर इस पे फोकस करेंगे कि वहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं, और अगर इस पे फोकस करेंगे कि कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कमरे में डेकोर किया हुआ है कि नहीं, तो उन चीज़ों से ट्रीटमेंट नहीं होगा, लोगों के पैसे ज़ाया होंगे। हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों का वही मैंने बताया, ये वो होम्योपैथिक चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा भी नहीं है, वो ख़ास नुकसान भी नहीं नुकसान है, भी नहीं है. तो कर लें तो ठीक है। अगर लोग इस कमी को बहुत मेंशन करते हैं तो किसी भी रिहैब को, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा इंटीरियर कोई भी बना सकता है, और स्विमिंग पूल भी कोई भी बना सकता हाँ, है। इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म तो शायद नहीं चाहिए, बस पैसे ही चाहिए ना। अब पैसे ही चाहिए। तो असल चीज़ तो ये है कि क्या कंटेंट है जो कि डिलीवर हो रहा है, क्या कोई एजेंडा है, कोई नज़रियात क्या हैं, होगा क्या। ये उसी तरह से चीज़ है कि आपने अपने बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ढूंढना है, तो क्या कोई बहुत फैंसी बना हुआ स्कूल आपको अट्रैक्ट करेगा जिसमें टीचर्स अच्छे नहीं हैं? नहीं, नहीं. बच्चा तो पढ़ने जाएगा। तो वो वाली बात है कि वरना तो दुनिया भर में लोगों के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इतना इतना पैसा होता है कि वो कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी या स्कूल बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे जो अच्छे हों, जो कॉम्पिटेंट हों, तो उनका नाम कभी नहीं बनेगा और वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा। यानी जबकि मकसद क्या ऐसे है? स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जी। जिनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कोई बड़ी को टॉप नॉच नहीं है, The education system is उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और लोग वहाँ जाने के लिए जो है वो सारी ज़िंदगी हाथ पाँव मारते हैं।
मसलन मैं आपको अपने ही एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज जो है, Yeah. गवर्नमेंट कॉलेज की जो रिस्पेक्ट है या वहाँ जाने के लिए लोग जितना मेहनत करते हैं सालों साल, वो कोई बड़ा ही लग्जूरियस यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन उसका नाम बना हुआ है उसके फैकल्टी की वजह से। Yeah. लोग फैकल्टी की बेसिस पे डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, फैकल्टी की बेसिस पे जी। इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं। अ, यही वो चीज़ है जिसकी बेसिस पे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चूज़ करना चाहिए कि वहाँ पे टीम कैसी है, ना कि मतलब ग्राउंड कितना प्यारा है। एक सवाल आपसे जो पूछना है वो ये है कि ये रॉक बॉटम हिट होना, बिल्कुल तबाही की तरफ आ जाना, अक्सर फैमिलीज़ को लगता है कि ये होगा तो फिर इलाज कामयाब होगा, ये होगा तो फिर इलाज कराना चाहिए। ये इस सोच के ऊपर हम बात करेंगे कि फैमिली के ज़हन में ये होता है कि रॉक बॉटम हिट हो जाए, तबाही हो जाए, कोई बहुत नुकसान हो तब हम इसको कहें कि लै फिर इलाज कराएंगा। तो ये वर्क करता है या पहले भी इलाज किया जा सकता है? नहीं, फैमिली के ज़हन में ऐसा नहीं होता कि रॉक बॉटम हिट हो जाए तो हम ऐसा करें। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्चुअली होने नहीं देते? फैमिली चाह रही होती है, फैमिली इस डिनाइल में होती है कि हम अभी इसको इससे पहले पहले ही निकाल लेंगे। खुद ही निकाल लेंगे। खुद ही निकालें, तो ठीक। होम रेमेडीज़ जो हैं वो हर किस्म की फैमिलीज़ करती रहती हैं। और देखा जाए तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम होम रेमेडीज़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कभी चैट जीपीटी पे या गूगल पे जाके किसी बीमारी के हवाले से पूछें, तो वो आपको शुरू में कुछ पॉइंटर्स बताएगा, कुछ टिप्स बताएगा होम रेमेडीज़ के, और उसके बाद कहेगा मामला सीरियस है तो प्रोफेशनल पे चले जाओ। जी, जी, जी। एडिक्शन के मामले में फैमिलीज़ वो आखिरी पॉइंट पे आ ही नहीं रही होती कि उनको यकीन होता है अपनी कोई होम रेमेडीज़ पे, या जो इर्द गिर्द से लोगों ने उनको मशवरे दिए होते हैं कि ये भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो। दे आर जस्ट ट्राइंग एवरीथिंग कि ये सब कुछ काम कर जाए। उसके पीछे का रीज़न भी मुझे समझ में आता है, और वो रीज़न उसके पीछे है कि अजीब सी एक वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से दुनिया भर में Yeah. एक कुछ फ़िज़ा सी रहती है कि यहाँ पे पता नहीं कैसा इलाज होता है। ये दुनिया में तमाम रिहैब्स के बारे में There's a जो stigma एक attached to टैबू it. है, उसके Yeah. साथ एक स्टिग्मा अभी भी अटैच्ड है, जी। जिसकी वजह से लोग उसको they'd rather avoid it. People would rather avoid, and not just rehabs, वो काउंसलिंग Psychiatric की, facilities. साइकोलॉजी की हर फील्ड से है। People would rather avoid a couples counselor. They would rather avoid counselors at school. स्कूल में होते हैं ना Yeah. करियर काउंसलर्स, स्टूडेंट काउंसलर के लिए लोग उनको भी अवॉइड करते हैं कि काउंसलर का ठप्पा लग जाएगा। ये कि खुद में कोई कमी है जो मैं जाके इनसे मशवरा ले जी, लूँ, तो वो एक वजह बनती है। और रिहैब्स के हवाले से तो ख़ास तौर पे वो उसका इमेज कोई बहुत अच्छा नहीं बना हुआ। अच्छा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जी। कि रिहैब्स का जो डायरेक्ट क्लाइंट है वो एक एडिक्ट है, जी, और वो जब ठीक हो जाता है जी। तो वो अपनी शेम की वजह से किसी को बताता नहीं है कि मैंने एडिक्शन में था और मैंने इलाज कराया। और वो जब ठीक नहीं होता है तो वो बहुत शोर मचाता है कि रिहैब्स अच्छे नहीं होते। हाँ, Yeah. तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होता नहीं है। इन वजूहात से, बहुत सारी मुख्तलिफ रीज़न से लोग जो हैं वो भरपूर कोशिश करते हैं कि मैं अवॉइड करूं किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर जाना। सो ऐसा नहीं है कि फैमिलीज कह रहे होते हैं कि ये रॉक बॉटम हिट करेगा तो ही सीखेगा, बल्कि वो तो होप कर रहे होते हैं। एवरी डे दे आर होपिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दे आर होपिंग कि ये आज ठीक होता है, कल सुबह ठीक होता है, अभी हो जाएगा, मैं फ़लाँ चीज़ करूँगा। लोग सोचते हैं मैं गाड़ी ले दूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, मैं कारोबार बाहर करा भेज देंगे। दूंगा। बाहर भेज दूँगा ठीक हो जाएगा, कुछ पैसे ज़्यादा दूँगा तो ठीक हो जाएगा। पहले दूसरी वजह हमने बताई है कि शादी कराने से ठीक हो जाएगा, बच्चे होने से ठीक हो जाएगा, घर वाले मिल के समझाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नमाज़ पढ़ने डांटेंगे तो लग ठीक हो जाएगा तो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो इट्स
विशफुल थिंकिंग, Yeah. डिनायल, इन सारी चीज़ों के मिक्सचर से वो उनका जो है ना वो इट्स देयर वर्स्ट नाइटमेयर एक्चुअली Yeah, it is. कि ये रॉक बॉटम हिट कर जाए। वो वहाँ तक कभी ले जाना नहीं चाहते और उनको खुद पे भी कुछ एक्स्ट्रा भरोसा होता है कि हम ही शायद इसको लेकिन निकाल देंगे। पेशेंट्स भी जो हमारे पास आते हैं तो उनकी फैमिलीज ये रिपोर्ट करती हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करते हैं, उनकी बहुत मिन्नतें करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, अभी छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, मुझे ये करा दें वो करा दें, तो उस वजह से भी फैमिली बहुत डिले कर रही होती है। लेकिन वो जो वादे मानते हैं उनके, या जो मान उनके के प्रोमिसेस वो मानते हैं, वो मानते इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर पीछे एक वो होप है, एक होप होती है। विशफुल एग्जैक्टली। थिंकिंग है, होप है, बाइसेस है अपने फैमिली मेम्बर को लेके, जिसकी बेसिस पे वो उनकी दे आर ऑलरेडी इंक्लाइंड टू अग्री टू वट एवर द पेशेंट इज या सेइंग। इट्स ट्रू। क्योंकि अगर उनकी ये इंक्लिनेशन नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप जो हैं वो सारी बात मान जाए अपने बच्चे की, वो इंक्लिनेशन है उनके बायसेस की वजह से। और क्योंकि ख्वाहिश ये है कि ये रिज़ल्ट आए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी स्पोर्ट्स की ज़रा सी बात करते हैं तो ऑफ टॉपिक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि क्रिकेट टीम है आपकी, है। या उसकी रीसेंट पुअर परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान में लोगों को उससे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, जी लेकिन जब आपका दोबारा मैच आता है उनको उम्मीद हो जाती है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हो जाती है वेरी ट्रू। कि शायद कुछ हो जाए, बल्कि कि यकीन शायद कुछ हो जाए ऑन पेपर, हालांकि या मेरिट पे आपका कोई मुकाबला नहीं बनता जब अपोजिशन से, फिर भी जब मैच शुरू होता है फिर बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो उस डिनाइल में होते हैं कि कुछ हो जाएगा। दुआएं कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो बात आ गई कि दुआएं कर रहे होते हैं, ये सेम चीज़ एडिक्शन वाले फैक्टर में भी आ जाती है या कि बहुत सा रोल फेथ भी प्ले करता है बीच में। हमारा रिलीजियस फेथ जो है कि अल्लाह अल्लाह मदद करेगा, ये हम बचपन से भी देख रहे होते हैं कि एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं है लेकिन दुआ करते हैं। उसके बाद एडमिशन के लिए जो है वो काम पूरा नहीं किया लेकिन दुआ कर रहे होते हैं। क्रिकेट टीम का हाल कोई नहीं है लेकिन उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। जी और यही चीज़ चल रही होती है कि बच्चा किसी का एडिक्शन में है, ज़रूरत उसको इलाज की है, जी लेकिन माँ बाप तस्बीह लेके जानमाज पे बैठे हुए इलाज नहीं करा रहे। या दुआ करना अच्छी बात है, ज़रूर करें, पर साथ में जो करने की ज़रूरत है मैं लोगों को कहता हूँ वो तो करो। आप दुआ करो लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ाई कर लो, इलाज की ज़रूरत है तो इलाज कर लो, बिकॉज दुआ से जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो जाएगा और एडिक्शन भी नहीं ठीक होगी, डायबिटीज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं ठीक होगा खाली दुआ से, अगर आप उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। या तो ये वो मिसाल है कि विशफुल थिंकिंग जहाँ जहाँ आएगी तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी आप अचानक से जो है वो दोबारा से होप करने लग जाएंगे। क्या होप कोई मरीज़ दिलाता भी है कुछ दिन Yeah. ठीक रह के? सो वो दिलाता है जिससे कि वो इस तरह की चीज़ों को रीइंफोर्स करता है। लेकिन कई बार तो बस वो आधे मुंह से भी कहता है ना कि मैं कल छोड़ दूंगा, तो घर वाले मान जाते हैं। होप दिलाना भी कोई लाजमी नहीं है, या वो कह देता है ना मैं ये पहली रमज़ान से छोड़ दूंगा या न्यू ईयर पे छोड़ दूंगा, मान जाते हैं, हर वादे को मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि उसमें आसानी है। ख्वाहिश है उनकी कि they want that to ये happen. जो कह रहा है सही हो। हम्म, तो जब आपकी ख्वाहिश ऐसी होती है तो then you are naturally inclined जैसे and tilted जब towards it. किसी बच्चे के पास से कोई चर्च या कोई इस तरह की चीज़ निकले तो कहता है मेरी नहीं, ऐसे मेरे दोस्त दिए, और फैमिली मानती है। मान जाती है। क्योंकि अगर ये माना जाए कि ये इसी की है तो एक तो अपनी तरबियत पे भी सवाल उठेगा, फिर आगे एक मसला भी है, टेंशन भी है, तो ज़्यादा आसान ये बाय करना है कि दोस्त यहाँ भी है। तक कि ये भी होता है कि अगर उसके पास से चर्च मिलती है तो खैर से माँ बाप जो है वो पहचानते हैं कि ये क्या है, चर्च है, या लेकिन वो आके कहते हैं पता नहीं कोई काली सी चीज़ थी वो पता नहीं डॉक्टर साहब तुसी दसो की है। उन्हें पता है वो क्या है, लेकिन वो सारी रिसर्च करके बैठे वो हैं। उसमें से कोई 5-10% वो एक होप रख के बैठे होते हैं कि शायद ये कुछ और ही निकल आए। हाँ, कोई खेलने वाली चीज़ निकल आई। तो ये बड़ा मतलब
हम काफ़ी लाइटर नोट में ये बातें कह तो देते हैं, But these are लेकिन very painful things. इट इज़ वेरी पेनफुल। अगर आप गौर करें तो माँ बाप की जगह पे होके सोचें तो तकलीफ़ समझ में आती है। समझ में आता है कि वो क्यों नहीं मानना चाहते कि उनका बच्चा नशा कर रहा है, क्यों नहीं मानना चाहते कि उसको एडिक्शन हो गई है। और कुछ अपनी नेग्लिजेंस और अपनी गलती हुई होती है फ्रॉम द पास्ट, जिसकी वजह से इसलिए भी वो चाह रहे होते हैं कि इसमें कोई रियलिटी ना हो, इसमें कोई सच्चाई ना हो, ना ही हो तो बेहतर है। तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्लेस। तो Yeah. किसी भी प्रोफेशनल को भी ये सारी बातें करते हुए वालदैन के साथ ये सोच के करना चाहिए, एम्पथाइज करके करना चाहिए कि ठीक है, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकाइट्रिस्ट हम अगर बात करते हैं तो एक प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन उसमें इमोशंस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, वो उनकी बातचीत थोड़ी सी एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा Yeah. कि वो किससे गुजर रहे हैं। मैंने प्रोफेशनल्स को देखा है तंग आते हुए कि ये बात समझते क्यों नहीं, नहीं समझते। उनका जो है वो अपना बच्चा होता है तो उनको नहीं समझ में आती। इसको थोड़ा विद प्रोफेशनलिज्म आपको एम्पैथी के साथ देखने की ज़रूरत होती है। जाते जाते आखिरी सवाल कि क्या इलाज मुमकिन है? ना होता तो हम इतनी गुफ्तगू ना कर रहे होते। Willing ways भी बिल्कुल ना होता. इलाज मुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। Yeah, it is नशे difficult. का इलाज जो है वो बिल्कुल कोई आसान सी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम फैमिलीज, फ्रॉम द प्रोफेशनल टीम, leading to eventually the patient as well. A lot of work is required from the patient him or herself as well. और और नशे ज़िंदगी की बेहतर हो बीमारी जाएगी। जो है वो अगेन मैनेजेबल बीमारियों में से आती है। मैनेजेबल इसलिए क्योंकि एडिक्शन हो गई तो आपकी बॉडी में से अब वो टेंडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आप सारी उम्र नशे से दूर रह के एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते One हैं। day at a time. आप उसको ये ना फिर सोचें कि मैं कम कर दूं या अपना नशा बदल लूं, ये वाला नहीं कोई और वाला ट्राई करके देखता हूं। आप उससे दूर रह के फिर अपना काम कर सकते हैं। थोड़ी बदकिस्मती है उन लोगों की, मैं तो कहता हूँ, जिसके अंदर Yeah, it is unfortunate. और उनका एडिक्टिव भी टेंडेंसी है। दुख बड़ा है उनका भी। Grief में होता है. किसी जैसे शुगर के मरीज़ को जब ये सुनने को मिलता है कि अब से आगे मीठा नहीं, तो वो कितना बड़ा दुख है। ग्रीफ हर डिजीज़ का है Yeah. और ग्रीफ की ख़ास स्टेजेस हैं। लोग उन्हीं स्टेजेस में से आगे पीछे होके गुजरते हैं। गुजरते रहता है. और ग्रीफ की स्टेजेस से जब तक नहीं सही तरह गुजर के फाइनली एक्सेप्टेंस नहीं आती, उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो यानी कहाँ डिनाइल और कहाँ एक्सेप्टेंस, तो मतलब ये वो जो पहले से stages- आखिरी कदम तक का एक वो सफ़र है। वो कर लें तो आपके मसले आसान हो जाते हैं। लोगों का पूरा पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल जाता है। मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि जो लोग ओबेसिटी में होते हैं, जी जिसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो लोग ओबेसिटी को एक बार सही से समझ लें, अपने प्रॉब्लम जो ओबेसिटी में है उस ग्रीफ को ओवरकम कर लें, जी तो ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस देखने में मिलती हैं दुनिया में Yeah. कि लोग कहाँ से कहाँ अपने आप को ले जाते हैं। फ्रॉम बीइंग समबडी 100 किलोज ओवरवेट टू समवन बीइंग विद द परफेक्ट बॉडी फैट, लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बात सारी फ्रॉम बीइंग acceptance की है। डायबिटीज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल To manageable. टू नॉट जस्ट मैनेजेबल, बीइंग अ मॉडल डायबिटिक, लोग Yeah. वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फ्रॉम बीइंग एन एडिक्ट टू बीइंग एन इंटरवेंशनिस्ट, लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं ऐसे लोगों से जो खुद एक्स एडिक्ट से अब 30 साल से 20 साल से नशे का इलाज कर रहे हैं, That is लोगों true. की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सिलसिला शुरू होता है एक्सेप्टेंस से। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल है। And it is difficult. एंड इफ़ पीपल हैव एनी डाउट कि नशे का इलाज मुमकिन है कि नहीं, Yeah. तो इंटरनेट पे जाएं और सर्च कर लें कि कोई ऐसी लिस्ट ऑफ पीपल जी who used to be addicts,
एक्स एडिक्ट्स, एक्स एल्कोहलिक्स जो छोड़ छाड़ के ठीक हो गए। तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की, जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स की, वो नहीं जो आजकल होते हैं, जी तो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, अपनी ज़िंदगी में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हुए हैं। सो एग्जांपल्स देख लें, सो दैट मीन्स कि एडिक्शन ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। एडिक्शन ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। इसी के ऊपर प्रोग्राम का हम अख्ताम करते हैं। अब्दुल रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिस मरीम सईद आपका बहुत शुक्रिया, नाजरीन का बहुत शुक्रिया। आप टाइम निकालते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं और रेगुलर हैं। यानी कि कोई ऐसा हमारे पास व्यूअर नहीं कि जिसने एक दफ़ा देखा फिर नहीं देखा। तो वो जैसे वो गली मोहल्लों में पतीसे वाले आते हैं ना, वो कहते हैं कि एक बार ही खाओगे तो बार बार खाओगे। तो आप एक दफ़ा ये प्रोग्राम देखेंगे, आप हर मंगल को देखेंगे, हर पीर को देखेंगे, हर रोज़ देखेंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिलेगी। और ये फिर महंगा नहीं लगता कि इंसान अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे निकाले, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करे कि अपना और अपनी फैमिली का कुछ बेहतर कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।